नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आइए जानते हैं छायावाद के प्रमुख काव्य प्रवृत्ति के बारे में। सन 1920 से 1936 तक के कालखंड को काव्य की दृष्टि से छायावाद कहा जाता है। भाव की तरलता तथा अर्थ की सूक्ष्मता के कारण इस काल को छायावाद नाम दिया गया। यह युग काव्य रूढ़ियों के विरुद्ध नवीनता का विद्रोह है, सामाजिकता के विरुद्ध व्यक्ति के स्व का विद्रोह है, इतिवृत्तात्मकता शिल्प के प्रति कलात्मक सूक्ष्मता का विद्रोह है तथा बौद्धिकता के विरुद्ध अनुभूति, कल्पना और हृदय का विरोध है। जयशंकर प्रसाद इस काव्यधारा के प्रारंभ करता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, मुकुटधर पांडे आदि नाम आते हैं। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से हैं। आइए देखते हैं। वैयक्तिकता छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवि समाज की अपेक्षा अपने स्व को अधिक महत्व देता है। इसी निष्ठा के कारण छायावादी काव्य में कोमलता, भावुकता और अनुभूति, प्रवणता आदि गुण आए हैं। निराला की निम्न काव्य पंक्ति में देखिए। स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन ढह गया। प्रसाद जी अपनी झरना कविता में अपनी व्यक्तिगत अनुभूति को व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं रहस्यवादी प्रवृत्तियों के बारे में। आत्मा परमात्मा में मिलन की अनुभूति को साहित्य में रहस्यवाद कहते हैं। छायावाद कवियों में यह रहस्यानुभूति प्रखरता में व्यक्त हुई है। महादेवी और निराला की रहस्य भावना शेष कवियों से अधिक वास्तविक और मार्मिक जान पड़ती है। प्रसाद की रहस्य भावना का एक उदाहरण देखिए। ये अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। अतीत के प्रति प्रेम। छायावादी कवि अपने अतीत के प्रति मोहग्रस्त है। उन्होंने अपने काव्य में अतीत के गौरवशाली प्रसंगों पर श्रेष्ठ काव्य लिखा है। कामायनी हो या अशोक की चिंता या वरुणा की कछा अथवा तुलसीदास, सभी में यही वृत्ति प्रधान रही है। अतीत प्रेम के कारण उन्हें पलायनवादी भी कहा गया है। अब जानते हैं उनका प्राकृतिक चित्रण। प्रकृति चित्र और छायावाद का अटूट संबंध रहा है। छायावाद वास्तव में प्रकृति की कोण में ही पल्लवित हुआ है। पंत ने तो अपने प्रारंभिक जीवन में प्रकृति के समक्ष नारी को भी तुच्छ माना है। वे कहते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले मेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इस प्रकार इस कवियों ने आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण और अलंकार सभी रूपों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। कई विद्वानों ने छायावाद को अभिव्यक्ति की प्रकृतिमय शैली कहकर पुकारा है। वेदना के बारे में जानते हैं तो छायावाद में वेदना की अभिव्यक्ति भी गहन रूप से व्यक्त हुई है। यह वेदना व्यक्तिगत पीड़ा तथा आध्यात्मिक विरह दोनों प्रकार की है। महादेवी में वेदना का यह अधिक गहरा रिश्ता दिखाई देता है। वे स्वयं को नीर भरी दुख की बदरी कहती है। नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण जान लेते हैं। छायावादी कवि स्पष्ट यह घोषणा करता है कि नारी भोग्य नहीं, अपितु दया, माया, ममता और सेवा, समर्पण आदि उदात्त मानवीय भावनाओं की आदि स्तोत्र है। नारी का सौंदर्य चर्म में नहीं, उदार आत्मा में है।
यह प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। नारी को कितना उच्च स्थान दिया है। अब देखते हैं मानवता के बारे में कि छायावाद में मानवता का क्या महत्व था। छायावादी कवि स्व की अनुभूतियों को व्यक्त करता हुआ भी मैं शैली की अपनापन हुआ भी संपूर्ण विश्व चेताया में जुड़ा हुआ था। वह जब संपूर्ण आनंद की बात करता है तो कहता है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मतलब केवल अपने पूर्ता सुख न सोचकर सारे मानव के लिए सुख सोचो। राष्ट्रीयता की भावना, जो यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन के परिवेश में रहते हैं छायावादी कवि राष्ट्रीयता को उतना अधिक मुखरित नहीं किया जितना उनका दायित्व था। फिर भी अतीत की गौरव गाथा के रूप में राष्ट्रीयता का स्वर न्यादिक रूप में व्यक्त अवश्य हुआ है। अरुण, यह मधुमय देह हमारा इसी राष्ट्र भक्ति का स्वर मुखरित करता है। भाषा शैली के बारे में जानते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से छायावादी काव्य ने उत्कृष्टता की चरम सीमा को पार किया और सफलता भी प्राप्त की। छायावादी भाषा में प्रौढ़ता, कलात्मकता और परिपक्वता, अधिभ्रा और सरलता मानो काफूर हो गई हो। कवि अपनी अनुभूतियों को मुहावरों, प्रतीकों, प्रतिबिंबों और लक्षणिक शब्दों के आवरण में व्यक्त करता है। सरल सी बात अलंकारों और काव्य गुणों का लबादा ओढ़कर उपस्थित होती है। इन कवियों ने मानवीकरण, उपमा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर, सटीक एवं सूक्ष्म प्रयोग किया है। प्राय इन कवियों ने गीति शैली को अपनाया है। इस युग में उत्कृष्ट गीत रचे गए। महादेवी और प्रसाद के अकेले गीतों पर हिंदी साहित्य गर्व कर सकता है। कामयनी नामक प्रबंध महाकाव्य की रचना भी इस युग में हुई है। बिंब एवं प्रतीक, छायावाद के बिंब और प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। छायावादी कवियों ने बिंब का विपुल मात्रा में उपयोग किया है। उन्होंने स्थूल प्रकृति से लेकर अव्यक्त रूप मानवीय भावनाओं में सुंदर बिंब उकेरे हैं। कामायनी का लज्जा सर्ग उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी प्रकार छायावादी कवि प्रतीकों के प्रति मोहग्रस्त है। संपूर्ण कामायनी महाकाव्य प्रतीकों का ही खेल है। प्रतीकों के प्रयोग से इस काव्य में शाश्वतता का स्पर्श आ गया है। अब जानते हैं छंद प्रयोग के बारे में। छायावादी कवियों ने किस प्रकार से छंद का प्रयोग किया है। छायावादी काव्य प्राय गेय शैली में लिखा गया है, इसीलिए इन कवियों ने संगीत और लय के अनुरूप छंदों का चयन और नवनिर्माण किया है। उन्होंने पुराने परंपरागत छंदों के फेर में न पढ़कर अपनी अनुभूति के अनुरूप नवीन छंदों का आविष्कार किया है। उनका सफल प्रयोग भी किया है। इस प्रकार छायावाद में भाव, विचार, कल्पना और कला के क्षेत्र में मौलिक उद्भावना की है। यदि भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है तो छायावाद आधुनिक काल का स्वर्ण युग है। इस प्रकार से हमने छायावाद के बारे में देखा। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।